early generalization for this relation, early generalization for this relation, early generalization for this relation was made by Gullberg and Waage, was made by Gullberg and Waage, WAAGE, गुलबर्ग एंड वागे। पता होना चाहिए उन आदमी का नाम भी जिनने काम किया। एंड कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन, एंड कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। To define the rate of reaction, to define the rate of reaction, law of mass action was used as, law of mass action was used as, obvious chemist ने उसको ऐसे यूज कर लिया। कैसे? प्रोडक्ट ऑफ इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, रिएक्टिंग स्पीसीज, है ना जी। that was used in this way manner, product of effective concentration of reacting species। each raised to a power of reacting species, each raised to the power, each raised to a power of reacting species which concentration changes, each raised to power of reacting species which concentration changes with time, each raised to power of reacting species which concentration changes with time is known as order of reaction, is known as order of reaction। each raised to power of reacting species which concentration changes is considered as order of reaction, means power to which concentration of reactant is raised, power to which means power to which concentration of reactant is raised, power to which concentration of reactant is raised in rate law, power to which concentration of reactant is raised in the rate law is considered as order of reaction, power to which concentration of reactant is raised in the rate law is considered as what, order of reaction। completely experimentally determined entity, completely experimentally determined entity, completely experimentally determined entity, completely experimentally determined entity। yes, for a reaction 2a plus 3b या 2a plus b is equal to 3c। yes, ध्यान देना प्लीज, जो आप कह रहे हो आपको पता है, रेट प्रोपोर्शनल टू क्या, a की पावर a, b की पावर b। A and B is the order of reaction, जो पावर में जाते हैं, यही तो लिखा आपने, जो पावर में जाते हैं। A and B is the order of reaction with respect to species A and B respectively। ये सब जानते हैं आप, बस ये तो ये है कि ऑर्डर बनाने के लिए, नोट्स बनाने के लिए लिख रहा हूं, ये सब जानते हैं। एंड बी इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू स्पीसीज ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। इसको भी जानते हैं आप, रेट इज इक्वल टू क्या, के ए की पावर ए, बी की पावर बी, इट इज व्हाट, रेट कांस्टेंट। यस, ए एंड बी इज द ओवरऑल ऑर्डर, ये भी जानते हैं आप ये भी जानते हैं ए मे और मे नोट बी, मे और मे नोट बी इक्वल टू 2। यस, बी मे और मे नोट बी इक्वल टू 1, यानी वो बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। किसके बराबर, इसके बराबर, मोलिकुलरिटी के टर्म में कहिए या टाइम इंडिपेंडेंट स्टोइचियोमेट्री के टर्म में कहिए, उसके बराबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। बोलो जी। पर एक जगह जरूर होता है, किसमें, एलिमेंट्री रिएक्शन में। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, जिसमें कोई इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें हमेशा क्या होता है, हाँ, इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन लिख देता हूं, इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन yes, order is directly related to molecularity। yes, तो वहां पे तो जरूर होता है जहां पे आप जनरली क्या कहते हैं, बोलो जी। तो ये सारी बातें आप जानते हैं, बस वो है कि
बताना क्यों जरूरी है? कि भाई आपका नोट्स बनने जा रहा है। तो रेट पूरा क्या बन जाता है? अगर मैं पूरा रेट ला लिखता हूं तो रेट क्या बन जाता है? पहले पूरा डिफरेंशियल रेट ला, फिर क्या, उसके बाद 1/3 dc/dt, उसके बाद क्या, k a की पावर a b की पावर b। यस। अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं, इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, तो क्या लिखूंगा? ये जनरल रेट ला है, जनरल रेट ला, फ्रॉम जनरल रेट ला, दोनों को एक जगह मिला दिया। जनरल रेट ला ये है जनरल रिएक्शन के लिए। और अगर मैं इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन कहूं तो रेट क्या होगा? बात वही रहेगी सारी, dA/dt माइनस dB/dt बराबर क्या, 1/3 dC/dt बराबर क्या, k a की पावर 2 b की पावर 1। और जितनी भी कंपोजिट रिएक्शन होती है उसमें क्या रहती है? रिएक्शन इन्वॉल्व एलिमेंट्री रहती है, उसमें मोलिकुलरिटी का कोई रोल भी नहीं होता। यस। कंपोजिट में सारी क्या मानी जाती है? एलिमेंट्री मानी जाती है। तो जनरल तो ऐसे लिखता हूं, ए और बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन एंटिटी है, लेकिन जब मैं इसको एलिमेंट्री के लिए लिख रहा हूं तो क्या लिख देता हूं पीछे? 2 और 1 ही लिख देता हूं। यही आप लिखना चाह रहे थे उसको, बोलो जी। देख लीजिए, क्या यहां से भी क्वेश्चन आता है? बिल्कुल यहां से भी क्वेश्चन आता है। रेट ला, एम्पेरिकल रेट ला जो उसने लिखा हुआ है, उसका मतलब उसमें से वो रेट ला से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अभी आपने क्या बोला? अभी आपने बोला कि अगर मैं डिफरेंशियल रेट ला लिखना चाहता हूं तो मैं क्या करता हूं? 2a + b = 3 से लिखा, -1/2 dA/dt = -dB/dt = 1/3 dC/dt आपने लिखा था। आपने कहा था उसमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट अलग अलग बातें हैं रेट से अलग बात है रेट ऑफ अपीयरेंस और डिफरेंस का होना। यस। उसके बाद दूसरी बात आप कह रहे हैं क्या, कि भाई आप अगर गुलबर्ग वागे का कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में लाके लगाते हैं, जिन्हें जो मास की फॉर्म में दिया गया है, आप उसको कंसंट्रेशन की फॉर्म में अगर रखते हैं तो आप क्या कहते हैं? रेट प्रोपोर्शनल टू क्या, इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कुछ पावर, और वो पावर क्या बोली जाती है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती है। बोलो जी। आपने लिखा है इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मोलिकुलरिटी और टाइम इंडिपेंडेंट स्टोइचियोमेट्री। जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हैं। तो आप यहां क्या कह रहे हैं? 2 है, यहां पे 1 है, तो मैं क्या लिख दूंगा? 2 लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। लेकिन किस केस में? एलिमेंट्री केस में। जनरली मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ए और बी लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इनकी वैल्यू नहीं पता है। एलिमेंट्री केस में मैं लिख सकता हूं 2 और 1। ठीक है। क्या इससे भी क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल आते हैं। मैं कह रहा हूं एलिमेंट्री है केस में, इसको आगे बढ़ा देता हूं। एलिमेंट्री में ही ऐसा बोल सकता हूं, इन केस ऑफ एलिमेंट्री का मतलब क्या है? बार बार एलिमेंट्री, बार बार एलिमेंट्री। मल्टी स्टेप सिंथेसिस में वो स्टेप जिनमें कोई इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होता उसे एलिमेंट्री स्टेप कहते हैं। जिसमें कोई इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री स्टेप। तो एलिमेंट्री स्टेप में यही रहता है जनरली। बोलो जी। अब इसका क्वेश्चन दिखाना है, इसका क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन इसके दिखा देता हूं। क्वेश्चन सर जगह से है, उसने सब कुछ पूछा हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, गैट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए प्लीज ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है उसमें से। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? फॉर द रिएक्शन 2NO + 2S2, 2NO + 2S2 इक्वल टू क्या? N2 + 2S2। ये कह रहा है कि मैं रिएक्शन देख रहा हूं, रेट एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज फॉलोज। उसने दिया है dN2/dt आपको। कितना है dN2/dt? K1NOS2 अपनी तरफ से दिया उसने। दूसरा बोला उसने DS2O/dt, वो भी आपको दे दिया। DS2/dt अपनी तरफ से क्या दिया? KNOS2। प्लीज वर्डिंग पे ध्यान देना। तीसरा उसने दे दिया क्या? -dNO/dt। क्या के सबके अलग अलग हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। रिएक्शन का रेट का जो रहेगा वो सेम रहता है, लेकिन अपने अपने स्पीसीज के अलग अलग हो सकते हैं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ दिस वन NO का अलग के है, N2 के फॉर्मेशन का के अलग है, H2O के फॉर्मेशन का के अलग है। बोलो जी। तो आप कह सकते हैं K-NOH2 है। दूसरा क्या है? -DS2/dt है। बराबर क्या है? K1 NOH2। ये के आया कहां से? वो तो पता है ना आपको। ये उस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने से आया जो लॉ ऑफ मास सेक्शन में थी। इसको जनरली आप रेट कांस्टेंट कहते हैं। तो रेट लॉ में रेट इक्वल टू क्या होता है? रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन। तो आप इसको कह रहा है उसके बाद कि K1 K2 में रिलेशंस क्या रहेगा। तो मैं सीधा बोल सकता हूं इसका रेट लॉ लिख लूं पूरा। क्या लिखा? -1/2 dNO/dt इज इक्वल टू -1/2 DS2/dt इज इक्वल टू dN2/dt इज इक्वल टू 1/2 DS2/dt। यस। उसके बाद इसको ऐसे लिख लिया 1/2 dNO/dt नेगेटिव के साथ, 1/2 -DS2/dt नेगेटिव के साथ, dN2/dt 1/2 DS2/dt। सारे डाटा आपके पास है।
K1 की फॉर्म में रिलेशन किसका चाहिए, K1 का, K का, K1 डैश का, K1 डबल डैश का, तो वैल्यू डाली 1/2 क्या है माइनस DNO अपॉन dt, K1 डैश NOH2। उसके बाद दूसरा डाला 1/2 ds माइनस DS2 अपॉन dt क्या है, K1 डबल डैश NOH2। तो प्लीज आप ये मत सोचना कि ये हल्का कॉन्सेप्ट है और इससे क्या करूं, इसका एक दो क्वेश्चन जरूर करके जाना प्लीज। और ये भी मत सोचना कि जाते ही ठोक दूंगा मैं उसको, थोड़ा ध्यान से करना क्वेश्चन। हाँ वो तो ठीक है मैं लिख रहा हूं, मेरी बात पे ध्यान दे तू। इसको डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड से क्या मिलेगा, K1 डैश बाई 2, K1 डबल डैश बाई 2, K1 और K बाई 2। यस, 2 का सम में गुणा कर दे, K1 डैश K1 डबल डैश 2K1 K। सही है ना। तो जनरली आपने कहा कि रेट ला इक्वेशन पे भी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं। मैंने उसको लिखा है -1/2 DNO बाई dt -1/2 DS2 अपॉन dt प्लस का DN2 बाई dt 1/2 DS2 बाई dt। इसकी वैल्यू मुझे दी है DNO अपॉन dt माइनस के साथ, वो लिखी हुई है। उसके बाद वैल्यू लिख दी, माइनस DS2 अपॉन dt मुझे दिया हुआ ये लिख दिया। उसके बाद DN2 अपॉन dt दिया ये लिख दिया। उसके बाद DS2 अपॉन dt दिया ये लिख दिया, सबको बराबर कर दिया, यही तो आएगा। कक्षा 11-12 नहीं पूछता है वो इसको, क्योंकि उसे भरोसा है। काहे का भरोसा है, सही करने का गलत करने का, गलत का सही थोड़ी चाहता है वो। तुझसे सारे सही कर देंगे तो इतने लोगों को कहां ले जाएगा। वो चाहता है तू गलत करे और उसे भरोसा है तू गलत कर देगा इसको भी, इसलिए तो डाल रहा है पेपर में। देखिए प्लीज, ठीक है, देख ले एक बार, उतार ले, तसल्ली कर ले अपनी। कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई, ये मत सोचना कि ये तो पड़ोसी बता रहा है तो मुझे तो ये नहीं आता, रेट कैसे लिखूंगा मैं। कोई भी डाउट हो पूछ लेना प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, कुछ समझ में आ रही है बात क्या। एलिमेंट्री जो आइडियाज है केमिकल काइनेटिक्स के रेट ला इक्वेशन, उससे भी क्वेश्चन पूछता है। किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, टाइप पे ध्यान दिया करो। क्या पूछता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन की बजाय रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है, हर अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के कोरस्पॉन्डिंग जो रेट कांस्टेंट है उनके बीच में रिलेशंस क्या है और उनका ओवरऑल रेट कांस्टेंट से रिलेशन क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। भाषा में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7, ये TFR 15 का था, TFR 2015 का। क्वेश्चन पे फोकस कीजिए प्लीज, है ना। स्टार्ट हो गए क्वेश्चन, अभी बात कितनी हुई है, 1 घंटे की बात हुई है, क्वेश्चन कितने आ गए, 5। फोकस करना प्लीज क्वेश्चन पे, TFR 15। तो मैं ये नहीं कहता, मैं तो ये कह रहा था बाल देखिए प्लीज कितने बड़े बाल है। बोला 2 मिनट रुक जा, तेरे सामने ही आ रहे हैं, फिर मेजरमेंट कर लेना। ये रहा, क्या है, TFR 15 का है। और इसमें भी आपका चेहरा ऐसा ही होता जा रहा है, जैसा क्वांटम में था, आपका कोऑर्डिनेशन में था, थर्मो में था, तो चेहरा वहीं पे जा रहा है आपका। मतलब आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए हुए हैं और मैं भी कोशिश कर रहा हूं मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहे, है ना। आपकी कंसिस्टेंसी बन रही है लगातार। अगर डाउट है इसमें तो पूछ सकते हैं। इसमें कोई डाउट है, डाउट भी तो नहीं होता ब्यूटी तो यही है ना, डाउट होता है। और चेहरे अरे रहने दे बस, नुका मोलिकुलर स्पेक्ट्रा भी तो है। इसकी 15 क्लास है, स्टार्ट नहीं हुआ अब तक, प्लेट ही हाथ में आई है और रसमलाई आई है, रसमलाई, है ना। और फोकस कहां गया हुआ है, फोकस कहां पे गया हुआ है, रसमलाई है उसमें। और फोकस कहां पे गया है, वो दही में पड़ रहा था, दही बड़े पे गया हुआ है फोकस। जब उसका टाइम होगा, पहले मीठा ले लेते हैं, फिर उसके बाद में देखेंगे। अगर आपको पहले खट्टा पसंद है तो वो हो चुका है। क्वांटम में खट्टा ही खट्टा था, बहुत जगह आपके चेहरे क्या बने, बहुत जगह आपके चेहरे कैसे बने, बहुत खट्टे बन रहे थे। तो मुझे लगा खट्टे का एहसास हो गया आपको। आ जाए यहां, ये भी कह सकता पॉलीमर ना होता कि पॉलीमर भी रह रहा है, बड़ी यूनिट है, पॉलीमर भी रह रहा है ये बड़ी यूनिट रह रही है, ये बड़ी यूनिट रह रही है। स्पेक्ट्रा 7-8 क्लास का होता है, 10 क्लास, ये उससे बड़ा है, ये 15 क्लास है, क्योंकि इसमें स्टेटिस्टिकल भी मिलानी होती है। इसलिए उसे सितंबर में, टुडे इज सितंबर, टुमारो इज अक्टूबर, सितंबर में स्टार्ट किया है। आ जाए यहां, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब भाषा में लिखा है। रेट का कंजम्पशन वो मुझे नजर आ रहे हैं, फॉर्मेशन नजर आ रहे हैं मुझे, सारी चीजें जो उसने लिखी हुई है। बस आप इसका रेट लिख दीजिए, आपने रेट लिख दिया, ये इसका रेट है
आगे कुछ जरूरत है लिखने की? नहीं, क्योंकि वो स्पीशीज के बीच का रिलेशन निकलवा रहा है। भाषा में लिखा है, पहला लिखा है कि बताइए रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ, अगर एथीन का देखें हम एथेन का, तो 7 टाइम फास्टर है क्या कंजम्पशन ऑफ O2 से? तो एथेन का और O2 का कंपेरिजन कर लेता हूं, रख के यहां पे। ये क्या है? DCH2 6/dt। पीछे कौन है? 1/2 बराबर क्या है? 1/7 माइनस d/dt। यस। तो क्या कह रहा है? कह रहा है रेट ऑफ कंजम्पशन एथेन 10 टाइम्स फास्टर। नहीं, रेट ऑफ कंजम्पशन कितना है? अगर आप ध्यान से देखें कितना है? 2/7 है। किसका? और फास्टर तो किसका है? O2 का है। 3.5 गुना है O2 का इससे। इसको इधर लेके आऊं तो 7/2 होगा, कितना हो जाएगा? 3.5 गुना हो जाएगा ना इसका वो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये फॉल्स है। फॉल्स है जी, भाषा कह रहा है। दूसरा कह रहा है वाटर इज फॉर्म द रेट इक्वल टू 2/3 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो वाटर का और इसका देख लेता हूं क्या बोल रहा है रे। ओ सुन ले ट्रू, पहले सुन तो ले। वाटर इज फॉर्म एट द रेट इक्वल टू, वाटर फॉर्मेशन का रेट यानी कि DS2/dt किसके बराबर है? 6/4 DCO2/dt। कितना है ये? 3/2। और वहां कितना लिखा है? तो फिर ट्रू क्यों बोल रहा है? नहीं नहीं, तू बता ट्रू क्यों बोल रहा है। वो कह रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन, वाटर इज फॉर्म एट द रेट इक्वल टू 2/3 ना, 3/2 है वो तो। यस। तीसरा, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन। व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग अबाउट? ऑक्सीजन में 7 है, वहां 6 है, कैसे बराबर हो सकता है? कुछ भी बोलता रहता है। ये इक्वल है क्या? नहीं। तो डी तो आंसर हो ही गया। डी को ठीक कर दो। डी को देखना हो कि CO2 इज फॉर्म ट्वाइस एज फास्ट एज एथेन। CO2 1/4 DO2/dt माइनस 1/2 DC2H6/dt। यस। तो क्या है? फॉर्मेशन उससे क्या है? डबल है। बोलो जी। आंसर क्या? डी। भाषा में दे दी बात वही लिख के। ये क्वेश्चन अगर हो गया तो रेट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग स्पीशीज का सारी चीजें आ गई आपको। इतनी बात लिखी है इसमें क्वेश्चन में ही, समझ लीजिए उसको। सही है। जब भी मल्टी स्टेप जनरली आते हैं तो उसमें एलिमेंट्री स्टेप आते हैं तो जनरली ऑर्डर आपका किसके बराबर? मॉलिक्यूलरिटी या टाइम इंडिपेंडेंट स्टोइचियोमेट्री के बराबर होता है। ठीक है, ये आप देख चुके। तो अभी तक बात कितनी हुई है? रेट ला इक्वेशन की बात हुई है बस, पूरी रेट ला की। डिफरेंशिएटेड रेट ला कहां से आया? यस। और उसके बाद आगे वाला पोर्शन कौन सा? गुलबर्ग वागे कॉन्सेप्ट। प्रोपोर्शनल टू क्या? इफेक्टिव कंसंट्रेशन की कुछ पावर जिसको आप ऑर्डर कहते हैं, उसे हटा दो। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो तो क्या? रेट कांस्टेंट। यही तो बात हुई है। अब मल्टीप्लिकेटिव में भी वो चल सकता है, मल्टीप्लिकेटिव में उसको भी देख देता हूं। इरेज करो इसको। जैसे मान लो मैंने लिखा ये, उसको रेट ला को थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश करना प्लीज। मान लिखा मैंने A+2B = C+2D है, फिर मैंने लिखा C = P+B है, फिर मैंने लिखा P+2B = 4D है, फिर मैंने लिखा D + C = M है। ऐसे मैंने लिख दिया मान लो। और मुझे इसमें क्या चाहिए? यहां पे लिख दिया K1 K-1 K2 K-2। ओ भाई इतना बड़ा मत बना, चल इतना बना देता हूं। ये लिख दिया K3 K-3। और मान ले मुझे चाहिए dB/dt। ओवरऑल dB/dt क्या होगा? तो ओवरऑल मैं कैसे निकालूंगा? पहले इसको करूंगा एक्सपेंड। क्या? A + dB से C+2D। तो मैं ऊपर लिख देता हूं क्वेश्चन की फॉर्म में, फाइंड द वैल्यू ऑफ dB/dt dC/dt dd/dt इन ट्रांसफॉर्मेशंस में। यस। K1 K-1 K2 K-2 K3 K-3 लिखा हुआ है। तो पहले क्या करूंगा? A+2B से इतना। मैं आपके लिए बोल रहा हूं पहले शुरुआत में, ये आप ऐसे ही करें तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो गलत होने के चांस ज्यादा है आपके लिए। बाद में आप तो मैथमेटिक्स के लोग हैं, सब जानते हैं। मुझे जैसे चैन रिएक्शन में तो एक से ज्यादा रिएक्शंस हैं, यानी क्या है? एलिमेंट्री स्टेप है, कंपोजिट रिएक्शन बनी हुई है ये एक, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्री स्टेप्स हैं। यस। तो मुझे निकालना है क्या? dB/dt ओवरऑल। तो सब में dA बात चाहिए मुझे, तो मैं लिख देता हूं K1 K-1 K2 K-2 K3 K-3। यस। मतलब रेट ला कैसे लिखा जाता है किसी कंपोजिट रिएक्शन में? रेट ला कैसे? रेट ला आपको लिखना आता है, डिफरेंशिएटेड लिखा करते हैं, उधर गुलबर्ग वागे वाला लिखा करते हैं, उसमें एक एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन एंटिटी होती है, इसको ऑर्डर कहते हैं। लेकिन अगर मल्टी स्टेप सिंथेसिस हो तो आपका ऑर्डर ही मॉलिक्यूलरिटी होता है। ठीक है।
तो मैं लिख देता हूं, क्या लिखूंगा, माइनस डी ए बाई डी टी माइनस डी बी टू डी बी बाई डी टी बराबर डी सी बाई डी टी बराबर 1/2 डी डी बाई डी टी बराबर क्या, K1AB²। डायरेक्ट लिख दूंगा। अब इसमें अगर लिखना हो माइनस डी सी बाई डी टी माइनस 1/2 डी डी बाई डी टी बराबर का डी ए बाई डी टी बराबर का 1/2 डी बी बाई डी टी बराबर का क्या, K-1 C इंटू डी स्क्वायर। यस, माइनस डी सी अपॉन डी टी डी पी बाई डी टी। आपको आलस्य आ सकता है, मुझे नहीं आएगा क्योंकि मैं तो इसको लिखता रहूंगा K2C। मुझे तो पहले से ही आलस्य आया हुआ है, आज रात को मैं सो भी नहीं पाया अच्छे से। पीबी सपने दिखते हैं, उस सपनों में केमिस्ट्री दिखती है। 1/4 डी डी बाई डी टी। अब्दुल कलाम जी यही कहा करते थे, जब सपनों में आपको सब्जेक्ट नजर आने लगे तो समझ लेना ठीक तैयारी चल रही है। सपनों में अगर सब्जेक्ट नजर आने लगे या सब्जेक्ट पढ़ाने वाला आदमी टीचर नजर आने लगे चिल्लाता हुआ उसी तरीके से, तो ये समझ लेना कि सब्जेक्ट की तैयारी चल रही है। कलाम जी कहा करते थे ये। अगर आपको सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा फिर भी दूसरे ही सपने आ रहे हैं तो इसका मतलब तैयारी ठीक नहीं चल रही। दूसरे सपने आ रहे हैं कि मैं गोवा गया हुआ हूं, है ना, तो अगर आपको सपने कुछ उल जलूल आ रहे हैं तो इसका मतलब तैयारी नॉनसेंस है। कलाम जी कहा करते थे ऐसा। अच्छा, और मुझे तो सपने पूछो मत कैसे आते हैं। रात में जमुना में गिर गया, गंदा पानी हो रहा था जमुना का। ये लो कैसे सपने दिखते हैं, रात में जमुना में गिर गया, गंदा पानी हो रहा था। क्योंकि मैंने पिक्चर देख ली थी, रन पिक्चर देख ली मैंने, तो पिक्चर देख के सोया, जैसे ही वही सपना नजर आने लगा मुझे, जैसे मेरे साथ ही हो रहा। देख ले कितना प्यारा लग रहा है देखने में। आए हाय हाय, रेट लाइक क्वेश्चंस। निकालना क्या है, डीबी बाई डी टी। ढूंढो डीबी बाई डी टी जहां जहां पे भी हो। ये रहा डीबी बाई डी टी, डीबी बाई डी टी ये रहा, 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 सब जगह। यस, वैल्यू बोलो। डीबी बाई डी टी -2K1AB² प्लस 2K-1 CD² प्लस K2C माइनस K-2 PB। बोलो जी। उसके बाद और कहां है, यहां पे आगे -2K3। K3 मत बोल भाई, 2 भी बोल। डीबी बाई डी टी चाहिए मुझे, 2 भी बोल, ये बहुत जरूरी है। गोले जहां लगे हैं उसको देखिए प्लीज। 2K-1 D², दैट इज वैल्यू ऑफ 2 डीबी है। अच्छा, D की पावर 4, ये ले D की सही है, ऐसे मुझे लिखना है वो। इसी में मान लो मुझे चाहिए डी बाई डी टी, तो ढूंढूंगा डी बाई डी टी कहां है, वो यहीं से पता चल जाता है, यहां से पता चल जाता है कहां है डी, ये रहा डी, ये रहा डी, उसके बाद ये रहा डी, ये रहा डी, 4 जगह डी है। तो डी बाई डी टी ढूंढना हो तो यहां से डी बाई डी टी ढूंढ। क्या है डी बाई डी टी, पहले वाले में है ये रहा डी बाई डी टी, ये रहा डी बाई डी टी, ये रहा डी बाई डी टी, और ये रहा डी बाई डी टी। चारों को ढूंढ के वैल्यू लिख। फिर बाद में जब प्रैक्टिस हो जाती है तो अपने आप स्टोचियोमेट्री भी माइंड में चलने लगती है और पावर भी अपने आप से। लेकिन वो तब होता है जब ठीक प्रैक्टिस हो, नहीं तो क्या होता है, या तो स्टोचियोमेट्री भूलता है या पावर भूल जाता है। अगर ठीक प्रैक्टिस है तो अपने आप से चलने लगती है पेंसिल कि डायरेक्ट लिख दूंगा मैं। तू तो गणित का जल्दी सीखेगा उस बात को, डायरेक्ट लिखना। डी बाई डी टी बता क्या होगा, वहां से देख के डी बाई डी टी कितना है, डी बाई डी टी 2K1AB²। दूसरा क्या है, दूसरे तीसरे में है नहीं, तीसरे इसमें है नहीं, इसमें आके है क्या है 4K3 PB² माइनस का 4K-1 D4। तो ऐसे लिखी जाती है जनरली। डीसी बाई डी टी भी आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं। मतलब कंपोजिट रिएक्शंस में आप कैसे रेट लिखते हैं ये आप लिख सकते हैं। इसकी जरूरत मुझे कहां पड़ती है, चैन में, फोटो में, एसएसए में, सब जगह। चैन में, फोटो में, एसएसए में, चैन रिएक्शन, फोटो रिएक्शन, एसएसए, सब जगह इसकी जरूरत पड़ती है। जनरली आप क्या लिखते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। किसकी टर्म में, रेट कांस्टेंट की टर्म में। जो शुरुआत है, आपने रेट ला लिखना सीखा, रेट ला आपको पता था, रेट ला मैं सिर्फ बताया कहां से आया।
रेट लॉ जैसे आपने लिखा और मैंने कह दिया ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो आप आराम से लिख सकते हैं डी ए बाई डी टी है, माइनस का डी बी बाई डी टी है, बराबर का डी सी बाई डी टी है, बराबर का डी डी बाई डी टी है, बराबर का के वन है, साथ में क्या है ए स्क्वायर बी है। वही चीजें मैंने सब स्टेप्स पे लगा दी और स्टेप्स पे लगाने के बाद ढूंढा मुझे कौन सी स्पीसीज चाहिए। मुझे डीबी बाई डी टी चाहिए तो डीबी बाई डी टी ढूंढ लिया, मुझे डी डी बाई डी टी चाहिए डी डी बाई डी टी ढूंढ लिया, मुझे डीसी बाई डी टी चाहिए डीसी बाई डी टी ढूंढ लिया, मुझे डीबी बाई डी टी चाहिए मैंने डीबी बाई डी टी ढूंढ लिया। जहां जहां पर भी है, पर ध्यान देना, किस पे ध्यान देना चाहिए, स्टोइचियोमेट्री पे, वो ना छूट जाए और ऊपर पावर ना छूट जाए प्लीज। बोलो क्या क्या रह गया, बताइए बताइए क्या रह गया। डी डी बाई डी टी ढूंढो, किसके साथ, ये लो, ये तो ले लो, इसमें क्यों तो दुखी क्यों हो रहा है, ले दुखी क्यों उन्होंने की, कौन सी बात है, के माइनस थ्री या के माइनस थ्री कर ले उसको। दुखी होने के लिए बहुत मौके मिलेंगे, छोटी छोटी बात पे क्या दुखी होना मौके मिलेंगे लाइफ में, दुखी होने के खूब मौके मिलते हैं लाइफ में, लाइफ बहुत बड़ी होती है, दुखी होने के पूरे मौके मिलते हैं नौकरी ढूंढते समय दुखी होना पड़ेगा, नौकरी मिल गई बाद में दुखी होना पड़ेगा, पूरे मौके मिलेंगे। बीबी झगड़ालू आ जाए तो दुखी होना पड़ेगा, पति शराबी आ जाए तो, मौके ही मौके हैं। लाइफ इतना लंबा प्रोसीजर देती है, तो जो अभी से आप तो प्रैक्टिस कर रहे हो मुझे लगता है दुखी होने की अभी जस्ट चिल रही है, क्योंकि पूरा मौका मिलता है लाइफ में, इतनी लंबी फेज होती है लाइफ की, मौका मिलता है दुखी होने का, तो जस्ट चिल। ये इसी से देख के दुखी हो रहा है के वन, यहाँ पे के माइनस थ्री होने, लिख ले इसको के माइनस थ्री, बहुत मौके मिलेंगे दुखी होने के। चलो आगे, नेक्स्ट लिख ले। क्वेश्चन दिखाता हूं, मैंने ये बात बताई है तो क्वेश्चन जरूर ले इसका, सब जगह क्वेश्चन दे रहा हूं तुझे। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़, कब का, गेट 13 का, और एडवांस चलता हो तो और एडवांस चल। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़, किसका, नेट 15 का। बोल भाई बोल, कोई डाउट हो तो बोल ना, नहीं नहीं बोल, बोलो बोलो। अरे माइनस प्लस छूट गया, अगर लगा लेगा तू गणित का है, बता कहां रह गया, क्या रह गया, बोलो तो। अरे बोल तो सबका सही हो जाएगा अगर तू बोल देगा मैं कह रहा हूं बोल, सबका सही हो जाएगा अगर मान लो कहीं छूट गया होगा माइंड है। डीपी ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक, चलो आ जाओ इस पे, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर द रिएक्शन ये था, ऐसे तो नहीं 5-5 6 स्टेप देगा, 3 स्टेप दे दिए बहुत है। क्या पूछा, डीवी बाई डी टी बता, सही है, सेम क्वेश्चन है, वहां तो 6 स्टेप थे। क्या लिखूंगा सबसे पहले इसको, ए से 2b बना, 2b से ए बना, ए से 2b बना, 2b से ए बना, फिर क्या बना, b से c बना। कौन है k1, कौन है k माइनस 1, कौन है k2। क्या कह रहा हूं, रेट लॉ के क्वेश्चन है सारे, ये डिफरेंशिएटेड इंटीग्रेटेड रेट लॉ के क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, वैल्यू डाल, माइनस डी ए बाई डी टी 1/2 db बाई डी टी बराबर क्या, k1a। यस, यहां डाल माइनस 1/2 db बाई डी टी बराबर डी ए बाई डी टी बराबर क्या, k माइनस 1 बी स्क्वायर। बोलना बी क्यों बोलता है रे, बी स्क्वायर, बी बोला गलत, ऑप्शन है उसमें ऐसा भी। बी के साथ क्या है, 2 है ना, एलिमेंट्री में नहीं हो गई क्या ये, जब मल्टी स्टेप सिंथेसिस हो गया तो एलिमेंट्री की तरह ट्रीट करेगी, एलिमेंट्री की तरह ट्रीट करेगी तो ऑर्डर ही क्या होगा, मोलिकुलरिटी। तो बी का स्क्वायर नहीं लिखूंगा इसको ए में 1 है तो a की पावर 1 माइनस डीबी बाई डी टी बराबर क्या, डीसी बाई डी टी बराबर क्या, k2b। कुछ भी नहीं करना, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन। पावर 1 है तो 1, 2 है तो 2। तो क्या चाहिए तुझको, डीबी बाई डी टी चाहिए, जहां जहां पे ढूंढ ले, ये रहा ये रहा ये रहा, इतना बड़ा बड़ा लिख के आया, ये नहीं लिख सकता 3 स्टेप्स का। डीबी बाई डी टी बोल क्या है, 2 का इसमें गुणा करा, 2k1a माइनस क्या बना, 2k माइनस बी स्क्वायर माइनस k2b, आंसर। दो नंबर, अच्छा 2 का ही था क्या, नहीं सारे इस पे ले ले क्वेश्चन पे फोकस करते रहना, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
और यहां से लेके सैमुअल-चस्की तक, कहां तक, इफेक्ट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ ऑन रेट कांस्टेंट तक, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है बाद में। और शुरुआत यहीं से होती है, पर ऐसे भी पूछता है और बाद में वो भी पूछता है डिफ्यूजन कंट्रोल रिएक्शन में रेट बताइए, है ना, आयनिक स्ट्रेंथ का इफेक्ट बताइए क्या पड़ता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का बताइए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है बाद में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट का क्या इंपैक्ट पड़ता है बताइए किसी रिएक्शन में, मतलब बाद में बहुत टिपिकली पूछता है। ये सिंपल वाले इसको सब करते हैं। चलो आगे, आजा नोवा। अच्छा समझ गया, 9 से समझ गया, बस नवरात्र चल रहे हैं। ये बढ़ती बढ़ती हो सकता है। और क्या फास्ट रखा हुआ है मैंने, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा। देखा नहीं जब फास्ट से पहले कितना बोलता था मैं। ये बना एक्स से वाई। अच्छा जैसे दुखी रह के फास्ट रखने का क्या मायना है भाई? गुस्सा हुआ आप आदमी को पता है, भूखा आदमी को क्या लगता है, गुस्सा आता है भूखे आदमी को 100%। भूखा आदमी उसके सामने चिल्लाना वैसे शुरू कर रहे हैं आप, तो गुस्सा तो आएगा ही उसको। एक भूखा आदमी बैठा हुआ है ना, एक तो बेचारा अपनी भूख से परेशान, एक ऊपर से डीबी बाई डी कह रहा हूं। भूखा वैसे है वो। नहीं मैं फास्ट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं तो बता रहा हूं बात, वो ठीक है। नहीं मैं तो नहीं हूं, मैं क्यों रहूंगा। एक्स वाई बना हुआ है। मुझे इतनी देवीय शक्ति नहीं चाहिए, मुझे भगवान ने जितनी दे दी इतनी बहुत है, इससे कर लूंगा मैं बहुत सारा काम। मुझे और देवीय शक्ति नहीं चाहिए, बहुत है इतनी। अब पता नहीं तुझे क्या चाहिए, तुम क्या, मुझे जैरब चाहिए, भगवान देवी माँ की कृपा होगी। सारी बातें मेरे याद आ जाएगी वहां पे। आपको क्या पता, जो मैंने पढ़ी भी नहीं होगी ना वो भी याद आ जाएगी। आपको क्या पता इस बात का, आपको देवी कृपा का पता ही नहीं। जो मैंने पढ़ा नहीं है ना, जब भगवान की कृपा होती है ना, हाथ भी वैसे ही चलना शुरू हो जाता है, सीधा जाके लगेगा डी पे। मैं गोला भरूंगा बी, लेकिन फिर भी एक फोर्स आएगा और डी पे ले जाएगा उसको। ये आदमी ठीक नहीं, देवी कृपा का नहीं पता इसको। मैं बी पे पेन रखूंगा, पेन अपने आप उछलेगा, डी पे जाके गोला करके वापस आ जाएगा। हाँ ये दिया था एक्स से वाई है, वाई से एक्स है। वो कहते हैं जहां मैजिक होता है वहां लॉजिक पे विश्वास नहीं करते, है ना। तब्बू कहती है जहां मैजिक होता है, इस देश में तो मैजिक ही है, लॉजिक है कहां। उसे कहने की जरूरत नहीं, तो ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है। क्या कहता है वो, जब मैजिक चलता है तो लॉजिक नहीं देखा जाता। तब्बू कहती है मुंह में जब मैजिक, मैंने कहा यहां पे इसे बोलने की लाइन जरूरत ही नहीं है। भारत में क्या चलता है, मैजिक ही चलता है। लॉजिक का नंबर तो हमेशा ही पीछे रहा है। इट्स मैजिक या तो लोगों ने गाने बनाए हुए पहले मैजिक पे, तो वो अब बता रही है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आई है। अब एक्स से वाई, वाई से एक्स बना है। पूछ क्या रहा है, ध्यान देना प्लीज। माइनस डी एक्स अपॉन डी टी। बोलो जी, पूछ रहा है माइनस डी एक्स अपॉन डी टी बताइए, लेकिन वाई की टर्म में मत बताइए मुझको। किसकी टर्म में, एक्स और एक्स नोट की टर्म में बताइए। एक्चुअल में रिएक्शन क्या है, एक्स से वाई हुआ है, टी इक्वल टू 0 पे क्या रहा होगा, एक्स नोट ये क्या रहा होगा 0, टी इक्वल टू टी पे क्या है एक्स और ये क्या है वाई। ऐसे तो सिचुएशन है। तो पहले मैं यही निकाल लेता हूं माइनस डी एक्स अपॉन डी टी क्या है। यहां पे क्या क्या दिया है, ये मान लेता हूं K1 है, ये K2 है, K1 K2 ही है, यस K1 K2 K1 K2। तो माइनस डी एक्स अपॉन डी टी देखा, क्या लिखा K1x, यस माइनस डी एक्स अपॉन डी टी की टर्म है, पूरा लिख देता हूं ले, यस। नहीं तो कहेगा अब की बार वाई क्यों नहीं लिखा इस आदमी ने, दिस वन सही है। सही है। माइनस डी एक्स अपॉन डी टी देखते हैं कहां है, ये रहा माइनस डी एक्स अपॉन डी टी। क्या वैल्यू है K1x। दूसरा बोलो, यहां पे डी एक्स अपॉन डी टी क्या लिखूंगा, माइनस K2y। भाई यहां पे डी एक्स अपॉन डी टी K2y, तो माइनस होने से क्या हो जाएगा, माइनस K2y लिख दिया। अब इंपॉर्टेंट क्या है, y। y नहीं चाहिए मुझे, मैंने देखा x से y बना, y से x बना। यहां पे माइनस डी एक्स अपॉन डी टी डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू K1x है, माइनस डी वाई अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू K2y है, वैल्यू डाली। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं y चाहिए मुझे, तो y को किसकी टर्म में, x की टर्म में। तो मुझे पता है x नोट से ही तो बने हैं दोनों, x नोट के ही है दोनों। x नोट क्या है, x प्लस वाई है, तो y क्या है, x नोट माइनस x है।
अरे दोनों बने उससे, ये तो कॉमन सेंस है। यहाँ पे लिखा करते ए माइनस एक्स एक्स, ऐसे लिखते थे। टी इज इक्वल टू 0 पे ए है, ये 0 है, ये ए है, ये पी है। टी इज इक्वल टू टी पे ये माइनस एक्स है, ये एक्स है। अरे इनको दोनों को जोड़ूंगा तो ए ही तो आएगा, क्योंकि जब बने उससे है दोनों। तो वाई की जगह क्या रख दूंगा, एक्स नोट माइनस एक्स, आंसर। यस, वाई की वैल्यू डाल रहा हूं, एक्स नोट माइनस एक्स। बोलो जी, वैल्यू मिल गई? यस, आंसर क्या? बी। ये भी पेपर का था, 9वां क्वेश्चन। तो मैं तुझे ये कहना चाह रहा हूं भाई, क्वेश्चंस आते हैं ठीक ठाक आते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। देख ले एक बार, आराम से देख ले, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। यस, गणित का है तू भी ऐसे देखेगा क्या? जोड़ घटा नहीं हो रहा क्या भाई? ये K2 है, ये एक्स नोट माइनस एक्स है, इसका गुणा कर दिया K2 एक्स नोट है, माइनस 1 प्लस K2 एक्स है, एक्स एक्स वाला एक जगह लेगा, ये रखा। बोलो, चलो आगे। मतलब क्या लग रहा है इसको देख के? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1/3 हिस्सा है। अगर 8-9 नंबर का आ रहा है, 10 नंबर का आ रहा है, तो 3 नंबर जाएंगे उसके पास, 4 नंबर जाएंगे उसके पास, 1/3 लेगा वो। ये है मतलब। 12 नंबर है तो 4 लेगा वो अपने, नहीं छोड़ेगा वो, क्योंकि उसके पास बहुत चीजें हैं पूछने के लिए तुझसे, क्योंकि सारी इसी पे टिकी हुई है। एंजाइम कैटालाइसिस तक रेट लिखना पड़ता है, पढ़ा होगा। ए प्लस एस से क्या ES, और ES से क्या E प्लस एस, और ES से क्या P प्लस E। ये सब में क्या है, dP अपॉन dt किससे लिखा जाता है? इसी इक्वेशन से लिखा जाता है, K2ES है। और फिर DES अपॉन dt को 0 करते हैं जब SS से लगाते हैं, तो भी इसी से लिखा जाता है। ES कहां पे है? यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, तीनों को जोड़ के इसी से लिखा जाता है, रेट ला इक्वेशन से। तो सारा इसी में चलता है लास्ट तक, सब यही है। अगर रेट ला आपको लिखना आया तो, अगर उसमें कोई डाउट होगा तो क्लास के बाद में ही पूछ लेना। डाउट है कुछ? लिख फीचर ऑफ रेट ला। और अगर डाउट रह गया, कुछ अन्ना बताया गया, तो ये मत कहना मैं वहां पढ़ा था। ये कहता पता नहीं कहां पढ़ के आया, मैं पढ़ के आया कहीं दिल्ली में पढ़ के आया कहीं पे। क्योंकि मैं बार बार चिल्ला के कहता हूं डाउट है तो पूछ, डाउट है तो पूछ, डाउट है तो पूछ, डाउट है तो पूछ, और डाउट लेके तू फिर वापस जा रहा है। तो क्या मेरा तो एक बैग भरा रखा है डाउट का? फीचर ऑफ रेट ला पहला क्या? भाषा लिख रहा हूं 2-4 लाइन, बता जो जो तुझे लगता हो। रेटला की फीचर क्या है? रेटला कहां है? रेटला कहां है? रेटला कहां है? रेटला, ये सारा रेटला है, ये रेट है, रेट है, रेट है, रेटला ही तो है पूरा। क्या है फीचर रेटला की? लिखो, मे और मे नॉट हैव सिंपल रिलेशन विद स्टोइचियोमेट्री। मे और मे नॉट हैव, मे और मे नॉट हैव सिंपल रिलेशन विद स्टोइचियोमेट्री। मे और मे नॉट हैव सिंपल रिलेशन विद स्टोइचियोमेट्री। मे और मे नॉट हैव सिंपल रिलेशन विद स्टोइचियोमेट्री। मे और मे नॉट हैव सिंपल रिलेशन विद स्टोइचियोमेट्री। ये तो पता होगा आपको, एलिमेंट्री में रखता है, वैसे आपको पता होना चाहिए। दूसरा लिखो, रेटला में डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन, रेटला में डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन, रेटला में डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन दैट डज नॉट अपीयर, दैट डज नॉट अपीयर इन द रिएक्शन। रेटला में डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन दैट डज नॉट अपीयर इन द रिएक्शन। किसके लिए लिखा है ये? एग्जाम्पल कैटलिस्ट। लिख दो, एग्जाम्पल क्या है? कैटलिस्ट। नेक्स्ट, इन रेट ला इक्वेशन, रेट ऑलवेज हैव सेम यूनिट। रेट की यूनिट क्या रहती है? सेम। रेट की यूनिट सेम होती है हमेशा। किसकी चेंज होती है? रेट कांस्टेंट की। जो रेट ला इक्वेशन है, मान लो ये लिखा है 2a प्लस b से p लिखा है, तो -1/2 da/dt है, -db/dt है, dp/dt है, सब किसके बराबर? रेट है। तो रेट हर बार किसके बराबर है? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम के। तो रेट की यूनिट हमेशा सेम रहती है। तो क्या है रेट की यूनिट?
रेट यूनिट क्या है? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ओ मोल, थम जा, अब लिख मोल। बस कमाल है तेरा भी। क्या लिखूंगा? क्या हो गया? यस, मोल पर लीटर इनटू सेकंड की टर्म में चला गया, या लीटर इनवर्स मोल सेकंड इनवर्स हो गया। बोलो जी। बट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एज। तो वो तुझे पता है, अरे तू तो चैंप है, सब पता है तुझे, तो गाइड की जरूरत है बस। क्या लिखूंगा? माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, कि एक्चुअल में लिखा ऐसे जाता है भाई। ओ भाई पप्पू ऐसे लिखते हैं, फिर ये एन उधर जाता है। यस, ये बनता है एन के ए की पावर एन। फिर इस दोनों को मिला क्या लिख देते हैं? के डैश। इसको बोलता है इफेक्टिव रेट कांस्टेंट। के डैश की टर्म लिखी जाती है ऐसे। यस, कहां पे नहीं लिखी जाती? न्यूक्लियर में अवॉइड करते हैं इसको, न्यूक्लियर में एन को लेके चलते हैं आप, क्योंकि वहां ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अमाउंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है? इफेक्टिव रेट कांस्टेंट। एन भी क्या है? नंबर्स है। के भी क्या है? कांस्टेंट है। दोनों कांस्टेंट मिलकर क्या बन जाते हैं? के डैश। तो हम उसे बार बार लिखना पड़ता है, तो इसे के डैश कह देते हैं, और उसको क्या कह देते हैं? के। समझ रहे हैं? तो के क्या बनता है? क्या बनता है? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो ये था ही। और यहां पे क्या है? के इनटू कंसंट्रेशन की पावर क्या है? एन। CONC लिख देता हूं, क्योंकि एन दो बार ना लगने लगे तुझे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? के की वैल्यू क्या हो जाती है? CONC अपॉन टाइम इनटू क्या? CONC की पावर एन। तो क्या बन जाता है? के CONC की पावर 1 माइनस एन, और सीधा लिख देता हूं सेकंड। यस, तो आप यूनिट अगर लिखना चाहते हैं तो क्या बनता है? मोल पर लीटर, एन 1 माइनस एन में लिखता हूं, फिर लीटर पर मोल करके लिख दूंगा, ठीक है भाई। सही है। याद करने के लिए आप क्या बोल सकते हैं? एल, अंग्रेजी तो आती है आपको, इंग्लिश तो आती है ना। LMNS, LMNS -1 -1, LMNS -1 अरे एबीसीडी तो जानते हैं आप। LMN, यस, S -1 कोई बात नहीं, ऐसे कर लेना, वहां पे जाके देख लेना, ठीक है। जो मैंने लिखा लीटर पर मोल की पावर n-1 सेकेंड इनवर्स। वहां पे आप बनाते जाएंगे। n अगर 0 है तो क्या है, n अगर 1 है तो क्या है, n अगर 2 है तो क्या है, यस, सो एंड सो फोर। तो n अगर 0 होगा तो क्या होगा? सेकंड इनवर्स सब जगह है। यहां पे लीटर पर मोल का इनवर्स था, यहां पे लीटर पर मोल है, और यहां पे कुछ नहीं है। उसी तरीके से बढ़ती जाती है उधर को। लीटर पर मोल की पावर -1, लीटर पर मोल की पावर 0, लीटर पर मोल की पावर 1, लीटर पर मोल की पावर 2, लीटर पर मोल की पावर 3, और पीछे सेकंड इनवर्स सबके साथ है। लीटर पर मोल की पावर -1, लीटर पर मोल की पावर 0, लीटर पर मोल की पावर 1, वही तो जाएगा उधर से। तो लीटर पर मोल की पावर -1, लीटर पर मोल की पावर 0, लीटर पर मोल की पावर क्या 1, लीटर पर मोल की पावर 2, लीटर पर मोल की पावर 3, सीधा सीधा जा रहा है ना। ये जनरली आप कह सकते हैं कि लीटर पर मोल की पावर बढ़ती जा रही है, -1, 0, 1, 2, 3, 4, और पीछे सेकंड इनवर्स लगता ही जा रहा है, ठीक है जी। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, ये मत सोचना कि ये छोटी चीजें हैं और नहीं पूछी जाएगी। अब लिखता हूं नेक्स्ट, डिफरेंशिएटेड एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ। बात रेट लॉ की चल रही है सुबह से, अर्ली मॉर्निंग से, बोल भाई। अब लिखता हूं डिफरेंशिएटेड एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ, क्योंकि वो बहुत कुछ उसने लिख दिया उसके बारे में। डिफरेंशिएटेड एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ, आपको पता चला क्या हुआ? क्या हुआ? बात हुई स्टोचियोमेट्री से स्टार्ट। स्टोचियोमेट्री
कितनी केमिकल स्पीसीज इन्वॉल्व होती है किसी केमिकल रिएक्शन में, उसे स्टोइचियोमेट्री कहते हैं। स्टोइचियोमेट्री पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, और जनरली आप कहते हैं पॉजिटिव किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, नेगेटिव किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। फिर आपने कहा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में क्या कहा आपने, एडवांसमेंट ऑफ रिएक्शन, यानी चेंज इन द अमाउंट पर स्टोइचियोमेट्री इज व्हाट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो क्या होता है, ni एट टाइम t माइनस ni एट जीरो टाइम अपॉन न्यू इक्वल टू क्या, एप्सिलॉन जाई होता है, जनरली जाई होता है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हो गया ni t माइनस ni नोट अपॉन का न्यू। फिर क्या कहा, टाइम डेरिवेटिव ऑफ जाई दिस वन इज व्हाट, रेट ऑफ कन्वर्जन। तो डी जाई अपॉन dt या जाई डॉट इक्वल टू व्हाट क्या हो जाता है, 1 अपॉन न्यू dni अपॉन dt हो जाता है रेट ऑफ कन्वर्जन, 1 अपॉन न्यू dni अपॉन dt। यस, उसके बाद आपने बोला कि ये तो रेट ऑफ कन्वर्जन है, ये क्या बन गया है, इंटेंसिव। जनरल टर्म में एक्सटेंसिव बन गया, इंटेंसिव बनाना पड़ेगा। यस, जो वेरी ना करे एक्सटेंशन के साथ, जो वेरी ना करे एक्सटेंशन के साथ, जो वेरी ना करे प्रोसीडिंग के साथ, तो उसे किससे डिवाइड कर लिया, v से। तो क्या बन गया, 1 अपॉन न्यू डी कंसंट्रेशन अपॉन dt। उसके बेस पे आपने लिखा 2a प्लस b इक्वल टू c। अगर आप लिख रहे हैं तो -1/2 d अपॉन dt इक्वल टू माइनस db अपॉन dt इक्वल टू dc अपॉन dt। उसमें रेट का मतलब अलग है और रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज अलग है। यस,